संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को आज हाईकोर्ट ने करारा झटका दिया है। दरअसल संभल हिंसा के बाद जियाउर रहमान बर्क पर हिंसा फैलाने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसको खारिज करने के लिए जियाउर रहमान बर्क ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आज सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उस एफआईआर को निरस्त करने वाली याचिका को खारिज कर दिया और साथ ही जियाउर रहमान बर्क को पुलिस को सहयोग करने के लिए भी कहा है। 24 नवंबर को संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। अगले ही दिन संभल पुलिस ने वहां के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की थी। बर्क के साथ ही स्थानीय समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के बेटे को भी आरोपी बनाया गया था। एफआईआर के बाद जियाउर रहमान बर्क ने 18 दिसंबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इसमें एफआईआर रद्द करने के साथ ही गिरफ्तारी पर रोक की मांग की गई थी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 7 साल से कम की सजा वाली धाराएं होने के कारण गिरफ्तारी पर फौरी तौर पर रोक लगा दी है, लेकिन एफआईआर को निरस्त करने की याचिका खारिज कर दी। साथ ही अदालत ने सांसद बर्क को इस बात के लिए आगाह भी किया है कि वो पुलिस की जांच में सहयोग करें। संभल हिंसा के बाद से ही संभल का प्रशासन लगातार उपद्रवियों के ऊपर कार्रवाई भी कर रहा है। इसी बीच 19 दिसंबर को जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी का मुकदमा भी दर्ज किया गया था और उनके ऊपर बिजली विभाग ने तकरीबन 2 करोड़ का जुर्माना भी लगाया था। कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय द्वारा 3 दिवसीय बागवानी महोत्सव की आज से शुरुआत की गई। इस बागवानी महोत्सव का उद्घाटन कृषि मंत्री मंगल पांडे ने किया। इस महोत्सव में पूरे प्रदेश भर के किसानों द्वारा उत्पादित फल फूल सब्जियां प्रदर्शित की जा रही हैं। प्रदेश के उद्यान निदेशालय द्वारा आयोजित बागवानी महोत्सव का उद्घाटन आज कृषि मंत्री मंगल पांडे द्वारा किया गया। महोत्सव का उद्देश्य बागवानी क्षेत्र में उन्नत नवाचारों को प्रोत्साहित करना है। इस महोत्सव के दौरान कई तरह की श्रेणियों में प्रदर्शित आयोजित की गई है, जिसका कृषि मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ अवलोकन भी किया। इन श्रेणियों में सब्जी, मशरूम, फल, शहद, पान, कटे फूल, डंठल सहित औषधीय और सुगंधित पौधे, शोभादार पट्टेदार पौधे, बोनसाई, सर्दियों के मौसमी फूलों के पौधे, कैक्टस, विभिन्न तरह के पाम, सजावट और नक्काशी में इस्तेमाल होने वाले फूल शामिल हैं। इस प्रदर्शनी में शीर्ष आने पर किसानों को नगद पुरस्कार दिया जाएगा। उद्यान विभाग द्वारा प्रथम स्थान पर किसान को 5,000, दूसरे स्थान पर 4,000 और तीसरे स्थान पर आने वाले किसानों को 3,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इस बागवानी महोत्सव में बेहतर फल फूल और सब्जियां उत्पादित करने वाले किसानों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले इस बागवानी महोत्सव का मकसद किसानों को बागवानी के प्रति जागरूक करना है। अंजनी पांडे, सुदर्शन न्यूज, पटना। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली को एक बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1675 लोगों को स्वाभिमान आवास प्रदान किया है और आज उन फ्लैट्स की चाबी भी उनको सौंप दी गई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लाभार्थियों से बात भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाभिमान अपार्टमेंट योजना के तहत लाभार्थियों को फ्लैट की चाबी देने के बाद कहा कि यह आपकी नई शुरुआत है। बोले, किराए की जगह अपना घर, यह शुरुआत ही तो है। यह आत्मसम्मान का घर है, यह नई आशाओं और नए सपनों का घर है। प्रधानमंत्री ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि आज उनकी खुशियों का वह उत्सव का हिस्सा बने हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि साल 2025 अनेक संभावनाओं को लेकर आ रहा है। दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ देश की यात्रा इस वर्ष और तेज होने वाली है। आज भारत दुनिया के राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक बना है। 2025 में भारत की यह भूमिका और सशक्त होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते सियासी पारा दिल्ली में बेहद गर्म हो चुका है। पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जो दिल्ली सरकार है वो दिल्ली वासियों के लिए एक आपदा की तरह है। इस बार जो है इस आपदा को हटाना है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रेया, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। पुणे जिले के चाकन में 11 और 12 तारीख को इज्तिमा होने वाला है। वो इज्तिमा होने की वजह से जो पुणे एयरपोर्ट है, पुणे एयरपोर्ट में भारत देश और भारत देश के बाहर से लोग यहाँ पे आएंगे। जो जिहादी आने वाले हैं वो जिहादी का जो पुलिस प्रशासन है वो जांच कर रही है कि वो जिहादी किस कारण इस देश में आ रहे हैं और जो उनकी जो पूरी तरह से उनका जो डॉक्यूमेंट है उसकी जांच जो स्थानिक पुलिस है वो कर रही है। ऐसा सूत्रों के माध्यम से हमको जानकारी मिल रही है। कैमरामैन सुनील के साथ मैं विजय रणदिवे, सुदर्शन न्यूज़, पुणे। साल 2025 की शुरुआत के साथ ही राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसी के साथ मौसम विभाग का मानना है
कि यहाँ पर 5 जनवरी के बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो जाएगा और इसी के साथ राजस्थान के कई क्षेत्रों में यहाँ पर बारिश की संभावना देखी जा रही है। इसी के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देर रात रेन बसेरों के निरीक्षण के लिए पहुंचे और वहां पर उन्होंने कई गरीबों को कंबल भी बांटे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार देर रात जयपुर में गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास बने रेन बसेरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जयपुर शहर में संचालित सभी रेन बसेरों में आराम करने और शयन के लिए रुकने वाले ज़रूरतमंदों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। रेन बसेरों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए और एंट्री रजिस्टर को अच्छे से मेंटेन किया जाए। बहरहाल आपको बता दें कि पूर्वी राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही यहाँ पर मंजर देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी ठंड में एकाएक वृद्धि देखी जाएगी 5 जनवरी के बाद से ही। अब देखना होगा कि इसको लेकर प्रशासन के साथ सरकार क्या ऐसे एक्शंस लेती है जिससे जो भी गरीब हैं, जो फुटपाथ पर बसेरा कर रहे हैं, उनको राहत मिल पाती है। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ जयपुर से सुदर्शन न्यूज़ के लिए नतांश पटेल। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही पुजारियों और ग्रंथियों को वेतन देने की घोषणा की है, उसके बाद से लगातार बीजेपी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए अरविंद केजरीवाल को सनातन विरोधी बताया है। बिधूड़ी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल मौसमी सनातनी हैं। उन्होंने कहा कि अब चुनाव आते देख उन्होंने पुजारियों और ग्रंथियों को वेतन देने की बात कही है, लेकिन इससे पहले वो लगातार मौलवियों को वेतन दे रहे थे, तब उन्हें पुजारियों और ग्रंथियों की याद क्यों नहीं आई। बिधूड़ी का कहना है कि अब आम आदमी पार्टी को पता है कि दिल्ली की सत्ता उनके हाथ से जाने वाली है, इसलिए वो नकली सनातनी बनकर दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ रमेश बिधूड़ी का कहना है कि आम आदमी पार्टी केवल और केवल भ्रष्टाचारी पार्टी है जिनका काम दिल्ली की जनता को लूटना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को गुमराह करने के अलावा आज तक आम आदमी पार्टी ने कोई भी विकास कार्य नहीं किया, इसलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को करारा जवाब देने वाली है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि सभी राजनीतिक दल दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता किसको जीत दिलाती है। दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। वर्ष 1984 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की यूनियन कार्बाइड प्लांट से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिससे हजारों लोगों की मौत हो गई थी, जबकि हजारों लोग इसमें गंभीर रूप से बीमार और विकलांग हो गए थे। बाद में इस प्लांट को सील कर दिया गया। साल 1984 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड प्लांट के गैस के रिसाव से हजारों लोगों की मौत हो गई थी, हजारों लोग इसमें बीमार और विकलांग हो गए थे। इस प्लांट को बंद कर दिया गया था। हाल ही में इस प्लांट के कचरे को निष्पादित करने का मध्य प्रदेश सरकार ने प्लान बनाया है। प्रदेश सरकार इसे मध्य प्रदेश के इंदौर के इलाकों में निष्पादित करना चाहती है, जिसका विरोध कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने कहा है कि इसे इंदौर के इलाकों में निष्पादित न किया जाए। सील किए गए इस प्लांट के कचरे को निष्पादित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर के आसपास के इलाकों का चुनाव किया है, लेकिन इस पूरे मामले को कांग्रेस ने आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि मध्य प्रदेश के इंदौर के इलाकों में अगर इस कचरे को निष्पादित किया जाता है तो इसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। जीतू पटवारी ने कहा है कि यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादित करने से यहाँ दुष्परिणाम होंगे और लोग गंभीर रूप से बीमार होंगे, जिसका खामियाजा इस क्षेत्र की जनता को उठाना पड़ेगा। जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार से मांग की है कि इसे यहाँ निष्पादित न किया जाए। आज कांग्रेस ने राजधानी भोपाल और इंदौर में उग्र प्रदर्शन किए हैं और प्रदेश सरकार को इस पूरे मामले को लेकर चेताया है। रामस्वरूप शर्मा, सुदर्शन न्यूज, भोपाल। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। शहर के सिल्ली थाना परिसर में कत्ल के लिए लाए गए 90 से भी अधिक गोवंशों को दिया जीवन दान। पुलिस उपायुक्त के विशेष दस्ते ने छत्रपति संभाजी नगर के सिल्ले थाना परिसर में छापा मारकर कत्ल के लिए लाए गए 90 से भी अधिक गोवंशों को जिंदा छुड़ाकर भेजा गौशाला। यह कार्रवाई देर रात की गई, जहां 4 आरोपी कसाईयों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें अजीम मोहम्मद कुरैशी, जमीर मोहम्मद कुरैशी, अकील शौकत कुरैशी और कामरान कुरैशी का नाम शामिल है। बता दें कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी सिल्ली थाना परिसर में बड़ी संख्या में गोवंश कत्ल के लिए लाए गए हैं। उनको अलग अलग 5 जगह पर छुपा कर रखा गया है। सूचना के आधार पर पुलिस उपायुक्त ने एक विशेष टीम तैयार कर इस बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम।
बता दें कि शहर के सिल्ली खाना परिसर में कई अवैध कत्लखाने चलते हैं जहां पर बड़ी संख्या में गौवंशों की हत्या होती है। बड़ा सवाल यह है कि अब इन अवैध कत्लखानों को कब करेंगे बंद। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजी नगर। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहाड़के जी के द्वारा जनता एनआरसी अभियान के प्रारंभ करने के बाद से देश के कई राज्यों में इस अभियान का खासा असर दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठियों को भगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सरकार बड़ी कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें, कुछ घुसपैठिए राज्य से बाहर चले गए हैं, हालांकि सरकार उन्हें ट्रेस भी कर रही है। वहीं अब घुसपैठियों के मामले में डिप्टी सीएम और राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान भी आया है। आपको बता दें, बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि संदिग्ध रूप से रह रहे लोगों का छत्तीसगढ़ में कोई स्थान नहीं है। वो छत्तीसगढ़ से बाहर जाते हैं तो उन्हें भी ट्रेस कर लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में दोबारा कोई संदिग्ध लोगों की एंट्री न हो पाए, इसलिए व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ हुई कार्रवाई का आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए बताया कि 2000 से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। 2000 से ज्यादा संदिग्ध घुसपैठियों पर कार्रवाई जारी है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में इन दिनों चाहे बस्तर हो, चाहे कोंडागांव हो, चाहे रायपुर, लगातार घुसपैठियों पर शासन प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। जिस तरह से आंकड़े सामने आए हैं वो ये बताते हैं कि शासन प्रशासन लगातार घुसपैठियों को बाहर करने में सक्रियता बरत रहा है। इसके साथ ही आम लोग भी ऐसे लोगों को चिन्हांकित करके उनकी शिकायतें शासन और प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। इसीलिए ऐसी कार्रवाई पूरे प्रदेश में लगातार देखी जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्र सरकार और बीएसएफ पर जमकर हमला बोला है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बीएसएफ बांग्लादेश से घुसपैठियों को भारत में घुसाने के लिए मदद कर रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घुसपैठियों को भारत में घुसने और पश्चिम बंगाल को अस्थिर करने का प्रयास लगाने का आरोप लगाया है। सचिवालय के पास नवान्न सभाघर में प्रशासनिक बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें बीएसएफ के इस रवैये के पीछे केंद्र सरकार का ब्लूप्रिंट नजर आ रहा है। केंद्र सरकार के इशारे पर बंगाल को बदनाम करने की साजिश रची गई है और उसी के तहत बांग्लादेश से यहाँ घुसपैठ हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने सारे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सीमा पर सुरक्षा बल 24 घंटे चौकसी बनाए हुए हैं और लगातार बने हुए हैं। मालेगांव वोट जिहाद टेरर फंडिंग को लेकर भाजपा नेता ने जिहादियों का पर्दाफाश किया है। इसके साथ ही भाजपा नेता किरीट सोमैया ने यह भी बताया है कि इन सब के पीछे का जो मास्टरमाइंड है वो दुबई में छुप कर बैठा है। काफी समय से वोट जिहाद का मुद्दा उठाने वाले भाजपा नेता किरीट सोमैया लगातार मालेगांव का दौरा कर रहे हैं। इसके साथ ही मालेगांव से जुड़े हुए कई मुद्दे हैं, वोट जिहाद, टेरर फंडिंग, इसके साथ ही रोहिंग्या बांग्लादेशियों के जो फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड बनाने का मामला और इन सब मुद्दे को लेकर भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कई खुलासे किए हैं। इसके साथ ही आज ही इस मुद्दे को लेकर किरीट सोमैया ने ये बयान दिया है कि केंद्र सरकार से इस बारे में मैं बात करूंगा और इसकी जो है जल्द से जल्द जांच की जाए, ऐसी मांग मैं करूंगा। मालेगांव वोट जिहाद व टेरर फंडिंग को लेकर ईडी ने भी यह खुलासा किया है कि कुल 255 बैंक है जो इस टेरर फंडिंग से रिलेटेड स्कैम में शामिल है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कुल 379 करोड़ रुपए जो है अभी तक टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इससे लेकर आज भाजपा नेता किरीट सोमैया ने भी बड़ा बयान दिया है कि इसे लेकर जो है इसके जांच की मांग को लेकर मैं केंद्र सरकार से सीधे बात करूंगा। मनीषा जोशी, सुदर्शन न्यूज, मुंबई।